ऑल ऑफ यू। आज हम अप्लाइड फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 का टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं समान होनी चाहिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन पदों की या जिन राशियों की विमाएं समान होंगी उन्हीं को हम जोड़ या घटा सकते हैं। जिनकी डायमेंशन विमाएं समान नहीं होंगी उनको हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या माना है कि किसी वस्तु द्वारा, किसी बॉडी द्वारा t समय में तय की गई दूरी s है और जो बॉडी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और उसका एक्सेलरेशन था a। तो इसके हिसाब से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, कौन सी, s = ut + at²। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड का चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है s मतलब जो डिस्टेंस कवर की है, और s की डायमेंशन क्या होगी, m0 l1 t0। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है ut + at²। तो यहाँ पे पहले हम ut के लिए लिखेंगे। ut का क्या हो जाएगा, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। तो u के लिए डायमेंशन m0 l1 t-1 और टाइम के लिए m0 l1 t1। दोनों को कंपाइल करके लिख देंगे तो हमारे पास आएगा m0 l1 t0। नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ है at²। a क्या है, एक्सेलरेशन, और t² टाइम का स्क्वायर। a के लिए डायमेंशन होगी m0 l1 t-2 और t के लिए होगी m0 l0 t2, क्योंकि यहाँ टाइम का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे t2 हो गया। कंपाइल करके लिखेंगे तो क्या आया, m0 l1 t0। अब यहाँ से हम देखें कि यहाँ पे तीन टर्म थे s, ut और at²। तीनों की डायमेंशन क्या आ रही है, m0 l1 t0। इसका मतलब ये इक्वेशन ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल करके देखते हैं। उसके लिए हमने इक्वेशन ली है v = u + at। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है v फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से डायमेंशन कितनी आ जाएगी v की, m0 l1 t-1। अब हम राइट हैंड साइड के टर्म्स पे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है u, तो u की डायमेंशन क्या है, m0 l1 t-2 और at के लिए कैसे लिखेंगे, पहले a की डायमेंशन वो क्या होती है, m0 l1 t-2 और फिर t की डायमेंशन मतलब t1। दोनों को कंपाइल करके लिखेंगे तो कितना आया, m0 l1 t-2। अब यहाँ से भी हम देखें तो इस इक्वेशन में तीन टर्म थे v, u और at, और तीनों की डायमेंशन सेम आ रही है। मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से हम चेक करें तो बिल्कुल सही है। अब हम पढ़ते हैं कि विमीय विश्लेषण विधि के उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विमीय समीकरणों को सावधानीपूर्वक परीक्षण व विश्लेषण, ये विमीय विश्लेषण कहलाता है। मतलब कि जो भी हमें समीकरण दिया हुआ है उसको हम चेक करें और उसको एनालिसिस करें, यही क्या कहलाता है, हमारा विमीय विश्लेषण। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, जैसे फर्स्ट दी हुई है कि दिए हुए समीकरण की विमीय यथार्थता की जांच करना। कोई भी हमें इक्वेशन दी हुई है उसको हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू चेक कर सकते हैं कि जो इक्वेशन दी हुई है वो सही है या नहीं। सेकंड है विमीय भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। इसमें क्या होता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी किस किस फिज़िकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो हम उसमें रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
और थर्ड, भौतिक राशियों के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, कि जैसे हम CGS को SI में, SI को CGS में बदल दें। ऐसे बहुत सारी अलग अलग हमारे जो सिस्टम होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू किसी एक सिस्टम में लिखी हुई है और हमें दूसरे सिस्टम में चेंज करनी है, तो वो भी हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लेते हैं, दिए हुए समीकरण की विमीय यथार्थता की जांच करना। इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर की है। v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्टेंस। राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। v फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का हमें पता है फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब उसकी अगर हम विमा निकालें, डायमेंशन निकालें, तो क्या आएगा, m0 L1 t-2। उसके बाद हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी a एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालें तो हमारे पास आएगा m0 L1 t-2। और s क्या है, डिस्टेंस। तो इसके लिए जो डायमेंशन वो सीधे क्या हो जाएगी, m0 L1 t0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन, जो भी टर्म्स लिखे हैं उसकी डायमेंशन लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ v², हमें v की डायमेंशन पता है, यहाँ v² है तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास डायमेंशन क्या आई, m0 L2 t-2। सेम ऐसे ही अगर हम u² की डायमेंशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m0 L2 t-2। अब हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे 2as की। तो यहाँ पे 2 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी तो डायमेंशन होगी नहीं कुछ, तो हमें डायमेंशन निकालने के लिए as के लिए का यूज़ करना पड़ेगा। a क्या है, एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्टेंस। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखी है। a की डायमेंशन है m0 L1 t-2 और डिस्टेंस s के लिए क्या है, m0 L1 t0। अब दोनों को कंपाइल करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, m0 L2 t-2। अब हम चेक करें तो देखें कि तीनों जो टर्म्स हैं, या फिर ऐसा कह लो कि राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं, दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इक्वेशन थी हमारे पास v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, वो करेक्ट है, वो ठीक है। अब सेकेंड जो हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य हम संबंध स्थापित कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी किस किस फिज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए जैसे समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि हमने ये कंसीडर किया कि कोई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, वो x, वो a b c तीन दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। तो जो x का फॉर्मूला होगा वो a b c तीनों के टर्म्स में होगा। अब हमने ये कंसीडर किया कि जो a b c है, इनकी जो x y z घात मानी हमने कि जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी x थी वो a b c की x y z घातों पर भी, पावर पे भी डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो x का फॉर्मूला आएगा वो कैसे डिपेंड करेगा, a रेज़ टू द पावर x, b रेज़ टू द पावर y, c रेज़ टू द पावर z। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो हमने यहाँ k कांस्टेंट लगा लिया है और यहाँ पे ये माना गया है जो k हमने कांस्टेंट लगाया है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो अब इसको समझने के लिए भी हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है कि एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल सरल लोलक के द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से इसका सूत्र ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया कि जो सरल लोलक है उसकी लंबाई l मान ली है, द्रव्यमान m और गुरुत्व त्वरण g। अगर क्वेश्चन को हम वापस देखें तो हमें साफ पता चल रहा है कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल t है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई मीन्स l पे, द्रव्यमान m पे और g त्वरण पे।
और इनकी हमने घात जो मानी है, पावर मानी है, वो हमने x, y और z मान ली। तो जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो x हमने फिजिकल क्वांटिटी मानी थी a b c पर डिपेंडेंट, ऐसे यहाँ पे जो t फिजिकल क्वांटिटी है वो किस पे, l, m और g पे डिपेंड है। तो इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे, t इज़ प्रोपोर्शनल टू l रेज टू द पावर x, m रेज टू द पावर y और g रेज टू द पावर z। फिर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हमने k लिख दिया है। तो t इज इक्वल्स टू k l रेज टू द पावर x, m रेज टू द पावर y और g रेज टू द पावर z। की k जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो आगे हमें इसकी डायमेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि हम सबको पता है कि m के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l0 t0, l के लिए हो जाएगी m0 l1 t0, g की डायमेंशन होगी m0 l1 t-2 और t की डायमेंशन होगी m0 l0 t1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में सबकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या आया, m0 l रेज टू द lx t0, my l0 t0, m0 lz t-2z और लेफ्ट हैंड साइड पे आया हमारे पास m0 l0 t1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास तीन टर्म्स हैं, तीनों को कंपाइल करके लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा my, क्योंकि दो टर्म्स में m0 है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सीधे आएगा my lx प्लस z t-2z और लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल टर्म है तो वो वही रहेगा m0 l0 t1। अब हमें क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उनकी पावर्स को इक्वेट करना है, घातों की तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम अगर m के लिए करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 0 और राइट हैंड साइड में y, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आई 0। अब हम l के लिए कैलकुलेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 0 और राइट हैंड साइड पे लिखा है x प्लस z, तो इसे इक्वेशन 3 डाल के हम रख लेते हैं। नेक्स्ट फिर t के लिए लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 और राइट हैंड साइड पे है 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे है -2z, तो यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आया -1/2। अब z की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो ऐसे कंपेयर करने से हमने तीन अननोन जो कांस्टेंट लिए थे x, y, z, हमें तीनों की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -1/2। अब इक्वेशन 2 में वापस वैल्यू पुट कर देंगे x, y, z की, तो हमारे पास क्या आया t इज इक्वल्स टू k m रेज टू द पावर 0 l रेज टू द पावर हाफ और g रेज टू द पावर -हाफ। या फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू k √l/g। इस तरीके से हमें अगर पता हो कि कोई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी किन किन फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है तो हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, जो थर्ड एप्लीकेशन थी कि भौतिक राशियों के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि कोई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड q है और जो उसकी यूनिट है वो u है। तो अगर हम q को लिखना चाहें डिफरेंट सिस्टम में तो क्या होगा, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, मतलब n1 किसी एक सिस्टम में उसका मैग्नीट्यूड और u1 उस सिस्टम में उसकी यूनिट, n2 दूसरे सिस्टम में उसका मैग्नीट्यूड और u2 दूसरे सिस्टम में उसकी यूनिट। इसको आगे समझने के लिए हम ऐसे देख लेते हैं कि यदि भौतिक राशि का विमीय सूत्र MALBTC है और प्रथम पद्धति में मूल मात्रकों में मापें उसकी जो है वो m1 l1 t1 है, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 की जगह n1 और u1 को हमने क्या लिखा है m1a l1b t1c। और ऐसे ही अगर हम सेकेंड सिस्टम में लिखना चाहेंगे तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी n2 m2a l2b t2c। अब इक्वेशन फर्स्ट में ही जैसे हमने
देख लिया था, जो Q की वैल्यू है वो डिफरेंट सिस्टम में वैल्यू सेम होगी अगर N1 U1 N2 U2 दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल ही होगी। सिस्टम अलग अलग है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, पर अगर वैल्यू देखें तो वो इक्वल ही आती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आया, N1 M1A L1B T1C इज इक्वल्स टू N2 M2A L2B T2C। यहाँ से अगर हम N2 कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N1 M1 अपॉन M2A L2 अपॉन L1 अपॉन L2B T1 अपॉन T2C। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। अच्छे से समझ आए इसलिए हम ऐसा करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल करके देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमने क्या माना है कि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। अब इसे केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करना है, मीन्स इसे CGS से SI में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, क्या क्या हमें निकालनी है। N1 की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है, 13.6। N1 जो होती है वो क्या, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है वो हमें लिखनी होती है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है, 13.6। M1 CGS में है तो मास ग्राम में होगा, तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ग्राम। L1 CGS में है तो सेंटीमीटर में होगा, तो L1 की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर। T1 CGS में सेकंड होगा तो T1 की वैल्यू हो गई 1 सेकंड। हमें चेंज करना है SI में, मीन्स N2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। SI में M2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 kg। सबको पता है ये कि SI में क्या होता है, मास जो होता है वो kg में लेते हैं, लेंथ मीटर में लेते हैं और टाइम सेकेंड में लेते हैं। तो L2 कितना हो जाएगा, M1, और T2 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसकी डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पारे का घनत्व, घनत्व मीन्स डेंसिटी, तो हमें डेंसिटी की पहले क्या पता होनी चाहिए, डायमेंशन। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए हम लिखेंगे M1 L0 T0 और वॉल्यूम M0 L3 T0। तो ये डेंसिटी का डायमेंशन कितनी आई हमारे पास, M1 L-3 T0। अब हम इन सबको यूज़ करके और हम N2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो M की पावर या डायमेंशन कितनी है, 1, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 1। L की कितनी है, -3, तो B की वैल्यू हो गई -3, और T की है 0, मतलब C की वैल्यू हो गई 0। N2 निकालने के लिए अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था हम वही यूज़ करेंगे। N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2A L1 अपॉन L2B T1 अपॉन T2C। तो N1 की वैल्यू कितनी है, 13.6, हमने वो लिख ली है। M1 की वैल्यू 1 ग्राम, M2 की वैल्यू 1 kg और A की वैल्यू 1। देन L1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू 1 मीटर और B की वैल्यू -3। T1 की वैल्यू 1 सेकेंड, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड और C की वैल्यू 0। आगे हम सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसे SI में चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे kg को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हम सबको पता है 1 kg में 10⁻³ ग्राम होते हैं, तो हमने यहाँ क्या किया, kg को ग्राम में चेंज कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो हमारे पास क्या आया, 13.6 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि जो नीचे 10⁻³ था वो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻2 और होल पावर -3। और सेकंड वाले टर्म में पावर 0 थी तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही 1 हो जाएगा। तो आगे हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6,
क्योंकि यहाँ पे क्या है 10⁻⁻² और होल पावर -3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻6 आ जाएगा। आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आया 13.6 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही किया था कि हमें CGS से SI में चेंज करना है, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमें kg पर मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से आ गई, N2 की वैल्यू आ गई, कितनी आई 13.6 इंटू 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, CGS से MKS में चेंज करने पे 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी का यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ों को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इक्वेशन हम निकाल सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में। तो हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं अगर उनकी डायमेंशन सेम हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी जोड़ने के लिए या घटाने के लिए उनकी डायमेंशन का सेम होना नेसेसरी है। नहीं तो अगर ऐसी कोई फिज़िकल क्वांटिटी हुई जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है और हमने उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रखा है, मीन्स वो इक्वेशन गलत है। उसके बाद हमने क्या किया था, इसकी डायमेंशन एंड यूजेस पढ़े थे। यूज़ में क्या पढ़ा था, 3 मेन, कि कोई भी इक्वेशन है उसको हम डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब अकॉर्डिंग या डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि जो इक्वेशन दी है वो सही है या नहीं, इक्वेशन में कहीं कोई गलती तो नहीं है। सेकंड, ये चेक कर सकते हैं कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करें, या एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने पर उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, या हम कैसे चेंज कर। और एक हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें ये पता चले कि कोई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी किन किन दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो हम उनके बीच में इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, हम उनके बीच में पता कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रही है। तो ये है आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें हम इससे आगे का यूनिट 1 में जो इससे आगे का जो भी टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट उसमें हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें, जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।